आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहद रोचक विषय पर बात करना चाहता हूं और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देना चाहता हूं। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 24 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और वहां के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं ने बकायदा राजधानी दिल्ली आकर प्रधानमंत्री के आवास पर मुलाकात की और उसमें परिसीमन से लेकर विधानसभा चुनाव कराने तक, साथ ही साथ पूर्ण राज्य का जो दर्जा है उस पर भी बात हुई। ये तो वो बात हुई दोस्तों जो कि 5 अगस्त 2019 के बाद हुई थी। पहली बार इस पूरी की पूरी वार्ता को आयोजित कराया गया था। अब यहां पर कश्मीर का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं, या यूं कहिए कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को भारत की संसद से बकायदा पास कराया गया था, पारित कराया गया था, उसके बाद दुनिया के एक धड़े ने भारत पर आक्षेप लगाया था, भारत पर संगीन आरोप लगाए थे कि लोकतंत्र कश्मीर में खत्म करने की दिशा में भारत की सरकार बढ़ चुकी है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि विगत 2 वर्षों में, 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं, 22 महीने हो चुके हैं। 22 महीने के दौरान आपने देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर से अचानक से पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी उनकी खबरें आना बंद हो गई, यानी वो घटनाएं हो ही नहीं रही। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, बहुत छोटे, क्योंकि हर जगह ऐसे लोग जरूर मौजूद होते हैं जो अराजक होते हैं। हो सकता है कि इक्का दुक्का कुछ घटनाएं सामने आई हो, लेकिन बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से 2019 से पहले आपने देखा कि किस प्रकार से वहां पर रोजाना कमोबेश हर दिन आपको ये खबरें सुनाई देती थी कि किस प्रकार से यहां पर आज 500 लोगों ने पत्थरबाजी की हमारे जवानों पर, आज 200 लोगों ने पत्थरबाजी करी हमारे सुरक्षा बलों पर। ऐसी खबरों से अखबार और टेलीविजन पटा रहता था। लेकिन अब वहां से ऐसी खबरें आना बंद हो गई हैं, वहां से ऐसी खबरें नहीं आती हैं। यानी घाटी में एक प्रकार से जो ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हालात सुधर रहे हैं। यहां पर जिक्र दोस्तों मैंने इसलिए इस बात का किया, हालांकि यहां पर एक बात का जिक्र और करना जरूरी है कि आतंकवादी गतिविधियों में और आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई है। हालांकि अभी भी कुछ आपको दिनों में ऐसी खबरें सुनाई देती हैं कि किसी स्थान पर हमारे जवानों पर हमला कर दिया, कहीं पर ग्रेनेड अटैक हुआ, कहीं पर पुलिस के जवानों की हत्या कर दी गई, उन्हें शहीद किया गया। इस प्रकार से आपको घटनाएं सुनाई देती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी सुनाई देता होगा लगातार कि हमारे भारतीय सुरक्षा बल भी आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, उनकी खोजबीन के लिए सुरक्षा और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि एक प्रकार से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं और साथ ही साथ वहां से आने वाली जो आतंकवाद की घटनाएं थी उसमें कमी आई है, सिग्निफिकेंट कमी आई है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक राज्य है दोस्तों, पाकिस्तान का एक सूबा है, एक प्रांत है जिसका नाम है बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान का जिक्र इसलिए दोस्तों मैं कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का स्टैंड मैं देख रहा था, मैं कुछ मीडिया चैनल्स उनके मीडिया प्रोग्राम्स को देख रहा था, न्यूज प्रोग्राम को देख रहा था उनके, तो वहां पर इस प्रकार से जो ये 24 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री और कश्मीर के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक हुई, उसको इस प्रकार से वहां पर प्रोजेक्ट किया गया कि एक प्रकार से भारत का जो स्टैंड है, पहली बात तो उन्होंने इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया कि जम्मू कश्मीर और भारत अलग है, जो कि एक पाकिस्तान जैसे घटिया और एक बीमार मानसिकता वाला देश ही कर सकता है और कह सकता है। खैर, पागल को कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यहां पर उन्होंने इस बात को लेकर ऐसा इंप्रेशन देने का प्रयास किया, अपनी जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की कि दरअसल जो कश्मीर के नेता भारत, या यूं कहिए कि देश के प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, वहां पर दरअसल जो वार्ता हुई उसमें जम्मू कश्मीर के जो नेता थे, जिसमें प्रमुख तौर पर उनका इशारा महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला की तरफ, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला की तरफ था, उनका यह कहना था कि दरअसल इन लोगों ने बात की है कि आर्टिकल 370 को वापस लिया जाए।
जबकि आर्टिकल 370 को लेकर उस पूरी बैठक में चर्चा उस प्रमुखता के साथ नहीं हुई, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सब जुडिस है। लेकिन पाकिस्तान जो कि कश्मीर को लेकर अपना हस्तक्षेप करता है, पाकिस्तान जो कि भारत के आंतरिक विषय पर हस्तक्षेप करता है, दखलंदाजी करता है, आखिर क्यों अपने यहां जो उसके राज्यों में हो रहा है या जिस प्रकार से वो अत्याचार करता है वहां पर क्यों चुप्पी साध लेता है, आज इसी पर एक बात मैं आपके साथ करना चाहूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान में प्रमुख तौर पर आप जानते हैं कि 4 राज्य हैं दोस्तों, जिसमें एक पंजाब है जो कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य है। पाकिस्तान की कुल आबादी 21 करोड़ है दोस्तों, आप जानते हैं, और तकरीबन 11 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा लोग पंजाब में ही रहते हैं। इसके बाद वहां पर सिंध है और बलूचिस्तान है और है खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 राज्य हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने अवैध रूप से गैर कानूनी तरीके से भारत के कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, एक हिस्से पर, जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है, स्वतंत्र कश्मीर कहता है, जहां पर मुजफ्फराबाद है, एक उस इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है गिलगित बाल्टिस्तान पर भी। यह पूरा का पूरा इलाका जम्मू कश्मीर रियासत का किसी जमाने में हुआ करता था दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान अपने अपने अस्तित्व में आए थे, जब भारत का विभाजन हुआ था। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि 1947 में अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान के कबायलियों और उनकी फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ संधि की थी और भारत में विलय अपनी रियासत को कर दिया था। तो उस पूरी रियासत को जब विलय किया गया था और जब अंग्रेजों ने भी, हालांकि इसमें अंग्रेजों का भी विश्वासघात है, पर उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये मामला बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। लेकिन बात दरअसल इतनी है दोस्तों कि पाकिस्तान ने पीओके और साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके पर भी कब्जा किया, और एक और सूबा है वहां का जो कि उनका चौथा सूबा है और उसका नाम है बलूचिस्तान। वहां पर भी पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में दरअसल विद्रोह हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भारत की सेना अत्याचार कर रही है, जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने के प्रयास भारत की सरकार कर रही है। ये आरोप, ये आक्षेप, ये बेबुनियाद आरोप पाकिस्तान की ओर से लगाए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आखिर बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या करता है। बलूचिस्तान के बारे में आपको मैं बताऊं या पाकिस्तान का अत्याचार वहां पे किस कदर हावी है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन आधा है, यानी आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। और अगर बलूचिस्तान को हम अलग कर दे तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा, यानी उसका आधा अंग ही कटकर रह जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे कम जनसंख्या इस राज्य में रहती है। यहां पर सिर्फ 1 करोड़ से थोड़े से ज्यादा लोग रहते हैं, उसमें भी पाकिस्तान के एक प्रकार से जो पंजाबी मुसलमान हैं या जो पख्तून हैं, पश्तून जिन्हें कहते हैं, या फिर जो सिंधी मुसलमान हैं, वही आकर इस बलूचिस्तान में बसे हुए हैं। और इस बलूचिस्तान के जो असली लोग हैं, जो बलूचिस्तान के निवासी हैं, उनकी लगातार संख्या कम होती जा रही है। यहां पर जिक्र दोस्तों मैं करना चाहूंगा डेमोग्राफी का भी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कहता है कि भारत दरअसल कश्मीर में मुसलमानों की जनसंख्या को कम करना चाहता है और उसमें हिंदुओं को बसाना चाहता है। ये आरोप पाकिस्तान लगाता है, लेकिन अपने यहां जो बलूचिस्तान में उसने किया, अपने ही नागरिकों के साथ उस पर वो चुप्पी साध लेता है। मैं आपको याद करवाना चाहूंगा दोस्तों, पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ था तो पाकिस्तान के प्रमुख तौर पर जो राज्य थे उसमें एक तो बांग्लादेश था, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वो उसे मिला था। और साथ ही साथ इसे मिला था सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन इन्होंने जब ये अस्तित्व में आए तो इन्होंने अपनी सेना भेजकर बलूचिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी भारत से पहले, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुए थे, उससे पहले बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र था। लेकिन उसके बाद बलूचिस्तान चूंकि उस समय तक 4 रियासतों में बटा हुआ था, 3 रियासतों ने पाकिस्तान के सामने उनके दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन एक
कलात एक जगह थी, वहां पे उनकी रियासत थी बलूचिस्तान इस पूरे इलाके की। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन इसके बाद जिन्ना ने, जिसे पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है, उसने विश्वासघात किया इनके साथ। आप सोचिए कि जो व्यक्ति, लेकिन इसमें यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि दरअसल जो कलात का खान था, उसने एक प्रकार से पाकिस्तान बनाने को लेकर अपनी सहमति दी थी और पाकिस्तान बनने को लेकर अपना पक्ष भी दिया था। लेकिन यहां पर जिन्ना, जिसे इसी कलात के खान ने अपना कानूनी सलाहकार बनाया था और इस इरादे से रखा था कि वो अंग्रेजों के सामने, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने अपने बलूचिस्तान का पक्ष रखेगा, लेकिन उसी जिन्ना ने इनके साथ विश्वासघात किया। और फिर जब पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया तो उसके महज 200 दिन के बाद ही, जब बलूचिस्तान भी स्वतंत्र था, तो तकरीबन 225 दिनों के बाद पाकिस्तान की सेना ने यहां पर हमला किया और पूरे के पूरे बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। बलूचिस्तान के बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि बलूचिस्तान के जो पूरा का पूरा इलाका है, दरअसल ये अफगानिस्तान से भी लगता है और लगता है ईरान से भी, और पाकिस्तान तो है ही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, अपने आप में एक बहुत बड़ा जोन है। इसको ऐसे मत सोचिएगा कि एक छोटा सा इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है। इसका एक बड़ा हिस्सा जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा किए हुए है, पाकिस्तान का वो राज्य है, और कुछ इलाका इसका ईरान में पड़ता है और कुछ इलाका इसका अफगानिस्तान में भी पड़ता है। एक प्रमुख कारण और है दोस्तों यहाँ पर, कि यहाँ पर जो इसका अलग होने का जो पूरा का पूरा एक कवायद है, वो क्यों नहीं पूरी हो पा रही। उसका मकसद या उसकी प्रमुख वजह यह है दोस्तों कि ईरान और अफगानिस्तान से इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर वो भी इनको समर्थन करने लग जाए तो एक ना एक दिन बहुत शीघ्र ऐसा होगा कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, जिस प्रकार से 1971 में बांग्लादेश बना था और तब पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था। आपको याद होगा दोस्तों कि उस समय भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जंग भी हुई थी हमारी। इसी प्रकार से आपको याद होगा कि तकरीबन 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए कहा था कि वहां के नागरिक वहां के शासन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा अत्याचार झेल रहे हैं। तब यह पहली बार हुआ था कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का जिक्र किया हो सार्वजनिक रूप से। हालांकि एक प्रकार से तब लोगों में उम्मीद जगी थी, आशा जगी थी कि आखिर अब हो सकता है कि भारत भी हस्तक्षेप करे, क्योंकि भारत का अभी तक एक स्टैंड था कि दरअसल हम कहते थे कि जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का आंतरिक विषय है, इसलिए भारत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन भारत के आंतरिक विषय पर हमेशा से पाकिस्तान हस्तक्षेप करता आया। तो ये यहां पर आप देखिए कि वन साइड था, पाकिस्तान लगातार टांग अड़ाता रहता था, लेकिन भारत कभी भी कुछ नहीं कहता था। शायद ये इसलिए भी नहीं कहता था क्योंकि हम एक जिम्मेदार देश हैं, हम एक बड़े देश हैं। लेकिन अब चूंकि बलूचिस्तान को लेकर भी जिक्र करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करेगा तो यह भी जायज है कि हमें भी, अगर वहां पर कुछ विद्रोह की साउंड उठ रही है तो उन्हें भी हवा देनी चाहिए। बहरहाल ये तो सारी बात वो हो गई दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान दोस्तों खनिज संपदा से बहुत ज्यादा रिच है। वहां पर प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा एक प्रकार से अपार मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वहां पर मौजूद है, जिसमें गोल्ड है, कोल है, गैस है, नेचुरल गैस। पाकिस्तान की 35% गैस जो है दोस्तों, पाकिस्तान में जो गैस की आपूर्ति होती है वो बलूचिस्तान से होती है। सुई गैस का आप सबने नाम सुना होगा। यानी पाकिस्तान के तमाम घरों में रोशनी देने वाले, उन घरों में खाना पकाने वाली गैस का इस्तेमाल जिस बलूचिस्तान से होता है, वहां के घरों में अंधेरा है। वहां के लोग आज भी दोस्तों अंडर प्रिविलेज्ड हैं। वहां पर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की सुविधाओं का टोटा पड़ा हुआ है, अकाल है वहां पर, साफ पानी तक वहां पर नहीं है दोस्तों। इसलिए, और मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों कि 50, 60, 70 के दशक में बलूचिस्तान में लगातार, और 80 के दशक में भी लगातार बलूचिस्तान से विद्रोह की आवाज उठी। उस दौरान वहां पर कई सारे बड़े बड़े नेता थे, नवरोज साहब थे, एक बुख्ती साहब थे। इन सब का एक प्रकार से या तो कत्ल कर दिया गया, इनके परिवारों का सर्वनाश कर दिया गया, सफाया कर दिया गया पाकिस्तान की सेना के द्वारा। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को मारा गया, सड़कों पर मारा गया। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी बात दोस्तों एक और है, वहां पर आज भी आपको लोग अपने परिजनों की, अपने घर में जो उनके बेटे या उनके पति या उनके किसी बड़े बुजुर्ग की मौत हुई है तो उसकी तस्वीर लेकर वो बैठे रहते हैं गुमशुदगी के कारण। वो सोचते हैं कि किसी दिन हमें कोई खबर ही मिल जाए कि आखिर जो हमारे परिजन का अपहरण हुआ आखिर उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जब 71 में भारत ने बांग्लादेश में 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके चंद वर्षों के बाद जब बगावत के सुर
उठने लगे थे बलूचिस्तान से भी, तो वहां पर पाकिस्तान की सेना को भेजा गया और पाकिस्तान की सेना ने वहां की औरतों के साथ बलात्कार किया, बच्चों और युवाओं को उठा लिया और जो उनके और थोड़े बुजुर्ग थे उनको भी मार दिया गया। इस प्रकार से वहां पर अत्याचार हुआ। इसलिए वहां पर आज भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही बलूचिस्तान के वो लोग जो महिलाएं विधवा हो गई, वो अपने पति की, अपने या जो बेटों की तस्वीरें लेकर कई बार इस्लामाबाद में जो वहां के न्यायालय हैं उनके सामने बैठी हुई दिखती हैं, कभी कभी मंत्रियों के आवास के सामने बैठी हुई दिखती हैं, कराची में, लाहौर में, जो बड़े बड़े वहां के शहर हैं वहां पर बैठी रहती है कि हमें एटलीस्ट कम से कम हमें हमारे परिजन की कोई खबर ही मिल जाए कि आखिर इनके साथ हुआ क्या। और सोचिए दशक बीत गए लेकिन उनको नहीं पता चल पाता। पाकिस्तान इसे इंसर्जेंसी का नाम देता है। पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान में भारत और कुछ विदेशी ताकतें वहां के विद्रोह को बढ़ावा दे रही है और उसे पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि दरअसल पाकिस्तान वहां पर एथनिक रूप से क्लेंजिंग कर रहा है, पाकिस्तान वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। पाकिस्तान सीपेक के माध्यम से चीन की भूमिका यहां पर सबसे अहम है दोस्तों। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दरअसल दोस्तों ये जा रहा है गिलगित बाल्टिस्तान से निकलता है, ये चीन का शिंजियांग प्रांत को जोड़ता है ये, और काराकोरम हाईवे होते हुए ये जाता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ग्वादर का पोर्ट है। पाकिस्तान में 2 ही पोर्ट हैं, बंदरगाह है, जिसमें एक कराची का पोर्ट कासिम और एक ग्वादर है। कराची का पोर्ट कासिम आपको याद होगा दोस्तों कि यहीं पर भारतीय सेना ने 1971 में काफी बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में बमबारी की थी, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वहां का आसमान नहीं दिख रहा था और सूरज की किरणें तक भी जमीन पर नहीं आ पा रही थी। वो पोर्ट कासिम है और इसके अलावा ग्वादर है। तो ग्वादर तक दरअसल चीन ने एक अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी बना दी है पाकिस्तान को, और इसमें बलूचिस्तान जहां पर सबसे ज्यादा एरिया उसमें आता है, बलूचिस्तान के लोगों को, जो स्थानीय निवासी, उनको कुछ नहीं मिला, ना ही मुआवजा मिला, ना ही वो सुविधाएं मिली। सिर्फ वहां पर एक प्रकार से चाइना अपने लोगों को बसा रहा है, और पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान है या सिंधी मुसलमान है, इसमें भी सर्वाधिक तौर पर पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान है वो ही वहीं पर आकर एक प्रकार से सारा का सारा अतिक्रमण करते हैं, सारा का सारा अवैध रूप से कब्जा करते हैं, और बलूचिस्तान के जो असली नागरिक हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता है। एक प्रमुख बात दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर बलूचिस्तान का यह विद्रोह सफल क्यों नहीं हो पा रहा। आपको शुरुआत में मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट नहीं मिल रहा, चाहे भारत नहीं दे रहा है अभी प्रमुख तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, ना ही ईरान, ना ही अफगानिस्तान, ना ही कोई दुनिया का बड़ा देश, इसमें अमेरिका भी आता है, कोई नहीं दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने भी एक समय पर अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए इस पूरे बलूचिस्तान को ही अपना बेस बनाया था। लेकिन अब बलूचिस्तान में एक चीज की कमी मुझे लगती है, जितना मैंने स्टडी किया, वो ये है कि वहां के जो नेता हैं उनमें आपस में ही मतभेद है। अगर ये नेता आपस के मतभेद को दूर नहीं करेंगे तो फिर ये देश, ये राष्ट्र या ये जो राज्य है दरअसल, ये कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। और एक बात और है कि इन्हें प्रॉपर तरीके से अपने आवाज को बुलंद करना चाहिए, खाके को तैयार करना चाहिए। पाकिस्तान जो इजराइल के ऊपर उंगलियां उठाता है, पाकिस्तान जो स्वयं अपने यहाँ कर रहा है, उसको कभी नहीं देखता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। इसलिए बलोचियों को एकजुट होने की आवश्यकता है और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरी मुहिम को चलाने की आवश्यकता है। हालांकि बलोची जो लोग हैं, बलोची जो हमारे भाई बहन है, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बलूचिस्तान में दशकों से पाकिस्तान की सरकार और वहां के पाकिस्तान की सरकार तो आप जानते हैं कठपुतली है, और जो सेना है वहां की, वो एक प्रकार से इस पूरी की पूरी डोर को अपने हाथ में लिए हुए है और लगातार बलूचिस्तान के जो स्थानीय निवासी हैं उनको इंसर्जेंसी के नाम पर उठा लेती है, उनका अपहरण कर लेती है, उनकी क्लिंजिंग कर देती है, एथनिक क्लिंजिंग, उन्हें मरवा देती है। औरतों और बच्चों के साथ जो बर्बरता की जाती है, इसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। केस स्टडी अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा शायद ये वीडियो कई घंटों की बन जाए। मानवाधिकार उल्लंघन भी पाकिस्तान की सेना लगातार बलूचिस्तान में करती है। दुनिया में शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा कि अपने ही राज्य में अगर कहीं विद्रोह की किसी भी देश में स्वर उठ रहे हो तो वहां की फौज हवाई फायरिंग करने लग जाए, और जहाजों, अत्याधुनिक हवाई जहाजों से उन्होंने बलूचिस्तान पर बम मारे हैं दोस्तों। और एक समय ऐसा भी था कि जब ईरान के शाह ने भी अपने हेलीकॉप्टर को भेजा था कि जाओ तुम बमबारी करो बलूचिस्तान में। अब आप सोचिए, वो आम नागरिक जिनके ऊपर बम बरसाए गए उस समय में, क्या वो विद्रोह नहीं करेंगे? क्या उनके भीतर वो क्या उनके भीतर वो आक्रोश नहीं होगा कि जिस देश में हम रहते हैं, जो कभी हम स्वतंत्र हुआ करते थे, आज किसी के गुलाम है, उसी देश ने हमारे ही संसाधनों की लूट की, हमारे ही खनिज संपदा को लूटा, अवैध रूप से उसका एक प्रकार से अतिक्रमण करके उसे लूटा, और फिर हम पर ही हमले किए जा रहे, हमारे सदस्यों को गायब किया। तो इसीलिए बलूचिस्तान का समर्थन करने की आवश्यकता हम सबको है।
हालांकि दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि बलूचिस्तान पर आगे भी कुछ वीडियोस लाऊं, क्योंकि इसको डिटेल में समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य तो है, लेकिन सबसे ज्यादा तनावग्रस्त इलाका है, सबसे ज्यादा अशांति वहीं पर है, क्योंकि बलोची खुश नहीं है पाकिस्तान से। रोज दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आऊंगा गिलगित बाल्टिस्तान की भी कहानी, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 सूबों पर, 3 इलाकों पर प्रमुख तौर पर कब्जा कर रखा है। आज बलूचिस्तान के बारे में आपको मैंने बताया, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भी इसी कड़ी में शामिल है। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो लगातार बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वहां पर कैंप्स भी एक प्रकार से स्थापित कर रखे हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर यहां पर बलूचिस्तान का समर्थन दुनिया के देशों ने नहीं किया, बड़ी बड़ी फोरम्स ने नहीं किया, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा गढ़ बन जाएगा, क्योंकि इसकी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से लगती हैं, और दोनों मुल्क कैसे हैं आप जानते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि जो बलूचिस्तान के लोग जो अपना संघर्ष कर रहे हैं उसे अपनी आवाज दे सकूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बलूचिस्तान के लोगों ने जो अन्याय सहा है, ईश्वर उनको देख रहा है, और किसी ना किसी दिन वो जरूर आएगा कि जब इन पाकिस्तानी सैनिकों को और इस पाकिस्तान के पूरे हुक्मरानों को ये जवाब मिल सकेगा कि आपने जो ज्यादतियां की हैं उसका आपको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम होता है, उसमें आवाज नहीं आती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोर से पड़ती है। और पाकिस्तान, या यूं कहिए कि भारत में शांति कायम तभी हो सकती है जब पाकिस्तान के कम से कम 4 टुकड़े हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।